क्या आप जानते हैं कि 1980 के दशक यानी 1980 के डिकेड में बनने वाली सबसे सफल कंपनी एक टीनेजर ने बनाई थी जो जस्ट स्कूल से पास हुआ था। जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो ये बच्चा अपने समय का सबसे छोटी उम्र का सीईओ था जिसकी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी थी? क्या इस कहानी का अंत भी उतना ही अच्छा था जितनी इसकी शुरुआत थी? क्या ये कहानी इतनी ही सफेद थी या इसके पीछे कुछ स्याह छुपा हुआ था? आइए आज बात करते हैं इस कंपनी की और इस कंपनी के मालिक की। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, हमारे साथ बने रहिएगा आखिरी तक। आइए सुनते हैं। कैलिफोर्निया 1982 1982 लॉस एंजलिस का एक मामूली सा उपनगर जहां सपने या तो गर्मी में पिघल जाते हैं या फिर किसी ऐसी चीज में बदल जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शॉपिंग सेंटरों और बड़े बड़े बंगलों की कतारों के बीच एक किशोर लड़का अपनी साधारण सी जिंदगी से निकलने की योजना बना रहा था। उसका नाम था बैरी मिंकाओ, एक दुबला पतला लड़का जिसके पास ज्यादा समझ नहीं थी लेकिन थी ढेर सारी महत्वाकांक्षाएं और ऐसी भूख जिसे कोई पार्ट टाइम नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस पूरा नहीं कर सकता था। बैरी का जन्म किसी अमीर या शक्तिशाली परिवार में नहीं हुआ था। उसके माता पिता मेहनती थे और उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन बैरी अलग था। उसमें वो जज्बा था जो उसे या तो महान बना सकता था या बर्बाद कर सकता था। छोटी उम्र से ही उस पर तेजी से पैसा कमाने की धुन सवार हो गई थी। बैरी को लगता था कि सिर्फ मेहनत से ही वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक रास्ता चाहिए था जो उसे उसकी मंजिल तक जल्दी से पहुंचा सके। उसका रास्ता एक कारपेट क्लीनिंग बिजनेस के रूप में सामने आया। जी बेस्ट, एक छोटा सा बिजनेस जो उसे अपने माता पिता की गैराज से शुरू किया। लेकिन बैरी ने जल्दी ही समझ लिया कि कारपेट साफ करने से उसे वो जिंदगी नहीं मिलने वाली जो वो चाहता था। काम गंदा था, मुनाफा कम था और सफलता एक दूर का सपना लग रही थी। लेकिन बैरी वो इंसान नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान ले। वो दुनिया को अलग नजर से देखता था, जैसी वो थी नहीं बल्कि जैसी वो उसे बनाना चाहता था। शुरू में उसका बिजनेस ठीक ठाक काम कर रहा था, पर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके क्लाइंट्स शिकायत कर रहे थे कि उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे उसे बिजनेस में लॉस होने लगा। उसके पास ना तो नए क्लाइंट्स आ रहे थे और ना ही अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए सैलरी थी। ऐसे में उसने सबसे पहले अपनी दादी के कीमती गहने चुराए और उससे अपना काम चलाया। पर वो समझ गया कि इससे ज्यादा दिन काम नहीं चलने वाला और उसे कुछ और सोचना होगा। अब उसने अपने क्लाइंट्स को जो भी थोड़े बहुत बचे हुए थे उनको ओवरचार्ज करना शुरू कर दिया, यानी उनसे उन सर्विसेज के पैसे भी लिए जाने लगे जो सर्विसेज अभी तक उन्हें दी ही नहीं गई थी। जो क्लाइंट्स बिल देखकर कंप्लेंट करते उन्हें रिफंड यानी पैसे वापस कर दिए जाते, बाकी क्लाइंट्स का पैसा वो खा जाता। पर समस्या यह थी कि उसके पास ज्यादा क्लाइंट्स थे ही नहीं। ऐसे में इस तरीके से भी वो कितने भी पैसे कमा लेता पर कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता था। उसे लगा कि उसके आगे बढ़ने का सपना यही दम तोड़ देगा। पर एक दिन जब वो एक कारपेट साफ करने में जुटा हुआ था तब उसे एक आइडिया आया, इंश्योरेंस रिस्टोरेशन का बिजनेस। इस बिजनेस में प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल कैलेमिटीज और आग से बर्बाद हुए घरों को दोबारा से ठीक किया जाता है, रहने लायक बनाया जाता है और उनके मकान मालिकों को एक बड़ी कीमत पर वापस दे दिया जाता है। इस बिजनेस में काम बड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फायदेमंद और निगरानी बेहद कम। ये एक सही सेटअप था एक स्कैम के लिए। क्या हो अगर वो लोगों को यकीन दिला सके कि जी बेस्ट सिर्फ एक कारपेट क्लीनिंग कंपनी नहीं है बल्कि रिस्टोरेशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम भी है। लेकिन एक समस्या थी, बैरी के पास ना तो सही कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही क्लाइंट और ना ही वो भरोसा जिससे वो इस बिजनेस की दुनिया में जगह बना सके। लेकिन उसके पास हिम्मत थी और उसकी नज़र में वही काफ़ी था। ऐसे में उसकी मुलाकात हुई टॉम पेगेट से। टॉम इसी इंडस्ट्री में काम करता था और जब उसने बैरी का प्लान सुना तो वो भी उसके साथ इस स्कैम में शामिल हो गया। बैरी का प्लान सीधा लेकिन हिम्मत वाला था। झूठ की तस्वीर बनाओ और असली सफलता उसके पीछे खुद आ जाएगी। उसने जी बेस्ट की एक ऐसी कहानी बनाई जो इतनी अच्छी थी कि कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। उसकी कंपनी सिर्फ कारपेट साफ नहीं कर रही थी, ये तो एक करोड़ों डॉलर की एंटरप्राइज थी जो प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हुए घरों को ठीक कर रही थी और लोगों को वापस बसा रही थी। बैरी का यह प्लान साहसी था, लेकिन वो जानता था कि सबसे बेहतरीन धोखे वही होते हैं जो आत्मविश्वास पर टिके होते हैं। उसने छोटे से शुरू किया। सबसे पहले उसने कुछ फेक इनवॉइस बनाए और एक झूठा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वो इन्वेस्टर्स और बैंकर्स को बताता कि जी बेस्ट बड़े बड़े रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, बाढ़ और आग से नुकसान हुए बिल्डिंग्स की मरम्मत कर रही है और उसके पास और कई बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं। उसे पता था कि कहानी कैसे बेची जाती है। वो नकली क्लाइंट बनाता, फर्जी ऑफिस सेट करता और जब जरूरत हो तो नकली साइट्स भी दिखाने की तैयारी कर लेता।
इन्वेस्टर्स भी दिलचस्पी लेने लगे, बैंक भी लोन देने लगे और बैरी इस नए पैसे का इस्तेमाल पुराने कर्ज चुकाने और अपने बढ़ते साम्राज्य को और बड़ा करने के लिए करता रहा। वो पुराने कस्टमर जिनको बैरी ने ओवरचार्ज किया था, उनको बैरी ने सारे पैसे वापस कर दिए। ये पैसे इन्वेस्टर्स और बैंक से लिए गए थे। अचानक जी बेस्ट के पास कैश की कमी नहीं रही और बैरी की एक बिजनेस जीनियस के रूप में पहचान बनने लगी। लेकिन बैरी यही नहीं रुका, उसे लगातार पैसे आते रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू दिखाने की जरूरत थी। उसने नकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की और जी बेस्ट की कमाई को करोड़ों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। उसे पता था कि अगर नंबर अच्छे दिखेंगे तो कोई भी डिटेल्स पर सवाल नहीं उठाएगा, और सब यूं ही चलता रहा। उसने चेक काइटिंग भी शुरू कर दी, जो कि एक बहुत जोखिम भरा अरेंजमेंट था, जिसमें वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे में चेक लिखता और फिर दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। इससे नकद राशि की एक झूठी तस्वीर बनती थी। असल में सच्चाई ये थी कि उसका जो बैंक अकाउंट था उसमें पैसे ही नहीं थे। धीरे धीरे बैरी ने अपना बिजनेस बढ़ाया और इसमें 3 और लोग शामिल हो गए। हालांकि बैरी के बिजनेस पार्टनर नहीं थे ये, लेकिन बैरी को उसका बिजनेस रन करने में हेल्प करते थे। ये व्यक्ति थे जॉन कैटलिन। जॉन कैटलिन का क्रिमिनल हिस्ट्री थी, वो कई बार छोटे मोटे क्राइम्स के लिए जेल भी जा चुका था। दूसरे थे मॉरिस रिंड। मॉरिस रिंड सिक्योरिटीज फ्रॉड में शामिल रहा था, उसके ऊपर कई बार फाइन भी हुआ था और एक बार वो जेल भी गया था। और तीसरा था रॉबर्ट विजियानो। रॉबर्ट विजियानो लोन शार्क था, यानी वो ऊंची ब्याज की दरों पर लोगों को कर्ज देता था और फिर उस कर्ज की वसूली के लिए लोगों को डराता और धमकाता था। रॉबर्ट विजियानो के ऊपर चोरी के भी मुकदमे थे। हालांकि कुछ लोगों को बैरी की इस टीम पर शक हुआ, लेकिन क्योंकि बैरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था तो किसी ने भी इसके ऊपर ज्यादा शोर नहीं किया। फिर आया जनवरी 1986। जनवरी 1986 में बैरी ने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने का सोचा और इसलिए उसने रुख किया SEC का। SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में सेबी होती है, उसी तरह से US में SEC है। SEC में उसने अपने पेपर्स फाइल किए। अब SEC की जिम्मेदारी थी कि जो फाइलिंग की गई है उनको वेरीफाई करवाना। जो पेपर बैरी ने दिए थे उनमें झूठे कॉन्ट्रैक्ट थे, झूठे इनवॉइस थे, झूठे क्लाइंट के नेम थे और साथ ही झूठी ही वर्क लोकेशंस थी। यहां पर आपको लग रहा होगा कि शायद बैरी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताज्जुब की बात है कि 11 महीने बाद यानी दिसंबर 1986 में बैरी की कंपनी लिस्ट हो गई। बैरी मिनकाओ रातों रात मिलियनर बन गया। वो सबसे कम उम्र का यानी यंगेस्ट पर्सन था जिसकी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया। रातों रात हीरो बने बैरी के कई इंटरव्यू न्यूज चैनल्स पर आए, कई बड़ी फाइनेंशियल मैगजीन्स ने उसे फ्रंट पेज पर छापा और बैरी बिजनेस की दुनिया में एक उभरता सितारा बनकर बाहर आया। फरवरी 1987 यानी लिस्टिंग के 3 महीने बाद कंपनी की वैल्यूएशन $280 मिलियन तक पहुंच गई। बैरी की खुद की नेटवर्थ $100 मिलियन तक पहुंच गई थी। पर बैरी को पता था कि उसकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी भी हो, उसकी कंपनी के पास कोई असली बिजनेस नहीं है। बैरी की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। जिन लोगों से उसने शुरू में ओवरचार्जिंग की थी उसको वो पैसा दे चुका था। जिन बैंकर्स और इन्वेस्टर्स ने उसने पैसा उठाया था उनको दिखाने के लिए अब उसके पास एक लिस्टेड कंपनी थी। तो आखिरी जो मुसीबत उसके लिए बची थी वो थी एक लेजिटिमेट बिजनेस एस्टेब्लिश करना। उसके लिए अब एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना मुश्किल था, इसलिए उसने नजर की एक कंपनी के ऊपर जिसका नाम था कीसर्व का बिजनेस भी लगभग वही था जो जी बेस्ट का था। और बैरी मिनकाओ ने सोचा कि अगर कीसर्व को खरीद लिया जाए तो वो अपने बिजनेस को लेजिटिमेट बिजनेस बना सकता है। इसके चलते उसने कीसर्व के साथ मीटिंग्स शुरू की और कीसर्व और जी बेस्ट का मर्जर तय हो गया। पर इसी बीच कहीं कुछ और ज्यादा सीरियस हो रहा था। आपको याद होगा कि वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ओवरचार्जिंग और ओवर बिलिंग की गई थी। इनमें से ज्यादातर लोगों ने शिकायत कर दी थी, उनको पैसे लौटा दिए गए थे। कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ ओवरचार्जिंग हुई है, उनको बैरी ने खुद ही पैसे वापस कर दिए थे, जिससे उन लोगों की नजर में बैरी की इज्जत और बढ़ गई थी। लेकिन इस पूरे एपिसोड में सिर्फ एक महिला ऐसी थी जिसको उसके पैसे नहीं मिले थे। शुरू में तो उसको भी पता नहीं था कि उसके साथ ओवरचार्जिंग हुई है। उसने बाद में जब अपने बिल्स देखे तो उसे पता चला कि उसके साथ ओवरचार्जिंग हुई है, यानी कि जितना पैसा बनता था उससे ज्यादा उससे लिया गया है। इस महिला ने ना तो बैरी से संपर्क ही किया और ना ही बैरी ने ही उसके पैसे कभी लौटाए, बल्कि इस महिला ने एक दूसरा तरीका अपनाया। इसने बाकी लोगों को भी पूछना शुरू किया जिसने कि जी बेस्ट से सर्विस ली थी कि क्या आपको भी ओवर बिलिंग की गई है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा
और इस महिला ने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें वो सभी लोगों के नाम लिखती, उनसे कितने पैसे ओवरचार्ज किए गए हैं वो लिखती और उन्होंने क्या सर्विसेज ली है वो लिखती, और उसने अपना खुद का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। इसी बीच दूसरी तरफ ज़ीबेस्ट और कीसर्व की डील आगे बढ़ती जा रही थी और डील लास्ट स्टेज में पहुंच गई थी। इसके बाद डील को फाइनल करने का दिन आ गया, लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ उस महिला की इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ती जा रही थी। उसने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया और अपनी ये डायरी लॉस एंजलिस टाइम के एक फाइनेंशियल रिपोर्टर को दे दी। इस फाइनेंशियल रिपोर्टर ने इस डायरी को पढ़ा, इसके अंदर लिखे हुए तथ्यों को वेरीफाई किया और जिस दिन फाइनली डॉक्यूमेंट पर साइन होना था ज़ीबेस्ट और कीसर्व के मर्जर का, उससे ठीक एक दिन पहले लॉस एंजलिस टाइम ने यह खबर ब्रेक की कि ज़ीबेस्ट दरअसल कोई बिजनेस चलाती ही नहीं है, ये एक फ्रॉडस्टर कंपनी है। इसके बाद अगले ही दिन शेयर एक झटके में 28% गिरे। एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जिसके अंदर बैरी मैनकॉव को दोषी पाया गया और उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। ये वक्त था मार्च 1989 यानी मार्च 1989। इसी बीच ज़ीबेस्ट कंपनी भी बंद हो गई, उसे बेचना पड़ा और कंपनी बिकी मात्र $64,000 में। वो कंपनी जो कभी $280 मिलियन की हुआ करती थी, बैंक्रप्सी के बाद बिकी मात्र $64,000 में। लेकिन 1995 में यानी मात्र 6 साल बाद बैरी को कम उम्र के चलते और अच्छे कंडक्ट के चलते जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद बैरी एक चर्च में पेस्टर बन गया। कहते हैं ये चर्च भी बैरी के पैसे से ही बनी थी, हालांकि इसका कोई प्रूफ कभी बाद में सामने नहीं आया। साथ ही बैरी ने एक और कंपनी शुरू की जिसका नाम था फ्रॉड डिस्कवरी इंस्टीट्यूट। इस कंपनी का काम यह था कि वो बाकी कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ती और FBI को बताती कि कौन कौन सी कंपनी फ्रॉड कर रही है, और इस दौरान FBI ने लगभग $1 बिलियन के फ्रॉड पकड़वाए। लेकिन इसी दौरान एक नई कहानी सामने आई। लोगों ने बताया कि बैरी दरअसल इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। 2011 में बैरी मैनकॉव को दोबारा जेल हुई। बैरी मैनकॉव इसके बाद फिर जेल से बाहर आया, लेकिन वो ज्यादा देर जेल से बाहर फिर नहीं रह पाया। 2014 में पता चला कि जिस चर्च का वो पेस्टर बना हुआ है उसने वहां पर भी घोटाला किया है और इसके बाद उसे दोबारा जेल हो गई। 2018 में वो फिर दोबारा जेल से बाहर आया और अब की बार उसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग गए थे। अपनी जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि लगभग $614 मिलियन के फ्रॉड बैरी मैनकॉव ने किए, और आज बैरी मैनकॉव अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में आपको एक चीज अजीब लगी होगी, और वो ये कि जब बैरी मैनकॉव ने अपनी कंपनी को SEC में लिस्ट कराने के लिए पेपर डॉक्यूमेंट दिए थे तो क्या किसी ने वेरीफाई नहीं किए? जी बिल्कुल वेरीफाई किए गए थे। तो अगर वेरीफाई हुए थे तो उसी वक्त क्यों नहीं पता चला कि बैरी मैनकॉव एक फ्रॉड है और वो एक शेल कंपनी चलाता है? दरअसल इसका जवाब बैरी मैनकॉव ने खुद ही बाद में एक इंटरव्यू में दिया। बैरी मैनकॉव ने बताया कि उसने SEC के ऑडिटर्स को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने कभी किसी ऑडिटर को कोई रिश्वत नहीं दी, लेकिन उसने एक अलग ही तरीका निकाला। उसने SEC के जो ऑडिटर्स थे उनके फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने शुरू किए, उनके परिवारों में घुलता मिलता, उन्हें एक सभ्य यानी कि जेंटल और अमीर व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करता, उसके परिवारों का ख्याल रखता और खासकर ऑडिटर्स की वाइफ का। ऐसे में किसी को शक ही नहीं गया बैरी के ऊपर कि बैरी सच में इतना गलत कुछ कर सकता है। बैरी ने बताया कि अगर वो सीधा किसी को रिश्वत देता तो वो जल्दी पकड़ा जाता, लेकिन अपने इस फैमिली रिलेशन टर्म्स की वजह से उसने ना सिर्फ SEC के सेटअप को चुनौती दी बल्कि उसे धोखा भी दिया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे न जाने कितने एस्टेब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेवकूफ बनाया, उनके एस्टेब्लिश ऑपरेशन प्रैक्टिसेस को खत्म किया, बल्कि अपने जमाने का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड भी उसने किया। बैरी ने क्या गलत किया, क्या सही किया? अगर उसे मौका मिलता तो क्या वो इससे अच्छा कुछ कर पाता? अगर वो सही तरीके से बिजनेस करता तो क्या वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन पाता? हमें कुछ नहीं पता। आप बताइए आपको क्या लगता है और आपको आज की कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।